हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शशि सभा में भागते हुए प्रवेश करता है। तो चलिए इसके आगे हम इस एपिसोड में देखते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10। क्या हुआ शशि, तुम ठीक तो हो? एक बुजुर्ग ने उसे संभालते हुए पूछा। मुझे पता चल गया है कि उन्हें उन नरभेड़ियों को कैसे रोकना है, शशि ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी हैरान थे। क्या उपाय है और तुम्हें इस बारे में पता है, पर कैसे? एक व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा। हमें चांदी के शस्त्रों को भगवान नरसिंह और मां भगवती के मंत्रों से सिद्ध करना होगा। एकमात्र वही उपाय है उनके संहार का, शशि ने कहा। पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? और अगर पता था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? किसी ने पूछा। ये सब गुरुजी ने मुझे बताया है, शशि ने सिर झुकाते हुए कहा। वेदांत ने? पर वो तो उसने तुम्हें कैसे कही? तुमने? बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा। हाँ, मैंने गुरुजी के सूक्ष्म शरीर का आवाहन किया था, शशि ने कहा। उसके इतना कहते ही सारी सभा में खुसर फुसर शुरू हो गई। तुम जानते हो यह करना नियम विरुद्ध है, कोई कहने लगा था, पर शशि ने उसकी बात काटते हुए तेज आवाज में कहा। क्या किसी के पास कोई अन्य मार्ग है? उसकी बात सुनकर सभी शांत हो गए। गुरुजी के अतिरिक्त कोई भी इस समस्या का निदान नहीं था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, शशि ने कहा। जयसिंह ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवाया। ठीक है शशि, हम ऐसा ही करेंगे। तुम्हें वेदांत की आत्मा ने और क्या बताया? उन्होंने पूछा। उनके पूछने पर शशि ने उन्हें जंगल में बने कुंड और चंद्र पूजन और श्राफ के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आप तनिक भी विलंब ना कीजिए, शीघ्र ही अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए, जयसिंह ने कहा। परंतु चांदी के अस्त्र शस्त्र, उनमें से एक ने सवाल किया। उस सब का प्रबंध मैं कर दूंगा, बस आप शीघ्र ही अनुष्ठान शुरू कीजिए, जयसिंह ने कहा। हम आज ही अनुष्ठान शुरू कर देते हैं, परंतु बाबा ने कहा। परंतु क्या बाबा, कोई और विपदा भी है? जयसिंह ने पूछा। इस अनुष्ठान और शस्त्रों को सिद्ध करने में 7 दिन लग जाएंगे, बाबा ने कहा। 7 दिन? पर इतने समय में वो भेड़िए भीषण रक्तपात मचा देंगे, जयसिंह ने परेशान होते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, शशि ने कहा। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। उसने आगे कहा, मंत्रीवर, आप वन की सीमा से लगे गांवों को खाली करवा दीजिए। वहां रहकर मैं किसी भी आदम भेड़िए को वहां रोके रखूंगा। परंतु शशि, आप अकेले उनका सामना कैसे कर पाएंगे? आपको अकेले नहीं जाने देंगे, जयसिंह ने कहा। उसे जाने दीजिए मंत्रीवर, वो भली भांति जानता है कि वह क्या कर रहा है, बुजुर्ग बाबा ने कहा। जयसिंह और बाकी मौजूद लोग प्रश्नवाचक दृष्टि से बाबा की तरफ देखने लगे, पर उन सब पर ध्यान दिए बिना शशि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। ईश्वर तुम्हें कार्य में सफल करे मेरे बच्चे, हमें सदैव तुम पर गर्व रहेगा। कहते हुए शशि को उन्होंने गले लगा लिया। शशि ने बुजुर्ग के चरण स्पर्श किए, फिर तेजी से चलते हुए बाहर चला गया। बाबा, वो अभी बालक ही तो है, और वो आदम भेड़िया। नहीं, आपको उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, एक नौजवान ने खड़े होकर कहा। वो अपनी नियति की ओर ही गया है विप्र, उसकी फिक्र मत करो, महादेव उसके सहाय हैं। हमें जल्द से जल्द अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। इतना कहकर बुजुर्ग बाहर की तरफ निकल गए। किसी ने आगे कोई और सवाल नहीं किया और अनुष्ठान शुरू हो गया। जयसिंह ने रातों रात कई तरह के चांदी के अस्त्र शस्त्र तैयार करवा लिए। भेड़िए के भय से जंगल से लगे गांवों के इलाके पहले ही खाली हो चुके थे,
इसीलिए इस काम में कोई दिक्कत नहीं आई। अनुष्ठान जारी था, पर जैसा शशि ने कहा था, कोई भी भेड़िया जंगल से गांव में प्रवेश नहीं कर पाया। 7 दिन के बाद सभी अस्त्र शस्त्र सिद्ध हो चुके थे। सभी के भीतर एक प्रसन्नता की लहर थी। अब उन नर भेड़ियों से राज्य सुरक्षित हो जाएगा, जय सिंह ने कहा। हाँ, पर यह कार्य शशि के बिना पूरा नहीं हो सकता था। ना जाने कैसे 7 दिन तक उसने उन भेड़ियों को रोके रखा, विप्र ने कहा। सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। मैं अभी कुछ सिपाहियों को भेजकर शशि को यहाँ बुला लेता हूँ, जय सिंह ने कहा। जो जा चुका है मंत्रीवर, वह अब कभी नहीं आएगा, बुजुर्ग ने हताश स्वर में कहा। उनकी बात सुनकर सभी को झटका लगा। उस बात का तात्पर्य जानते हुए भी कोई उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। चला गया? कहाँ चला गया? बाबा, वो तो वहां जंगल की सीमा पर है ना। उसने इतने दिनों तक किसी भी भेड़िए को यहाँ नहीं आने दिया। उसी की वजह से तो हम ये अनुष्ठान भी पूरा कर पाए, जय सिंह ने लरजते गले से पूछा। उसकी बात सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, शशि ने अपना शरीर त्याग दिया है। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा से सारे नगर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इसी कारण वह नर भेड़िए यहाँ प्रवेश नहीं कर पाए। उनकी बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और शशि के लिए उनका दिल सम्मान से भर उठा। बरसात अब रुक गई थी। आसमान साफ हो गया था, पर मौसम में ठंड बढ़ गई थी। विक्रम ने आग में लकड़ियां डाली और अपनी जगह पर बैठ गया। सभी की आंखों में हल्की नमी थी। तो शशि ने अपनी जान देकर सबको बचाया, अभिमन्यु ने पूछा। विक्रम ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाते हुए कहा। शशि ने वेदांत के सूक्ष्म शरीर का आवाहन करके उससे इस विविधा का निदान पूछा। तब वेदांत ने शस्त्र सिद्धि के बारे में बताया, पर उसके लिए समय चाहिए था और तब तक उन आदम भेड़ियों को रोके रखने के लिए शशि ने योग विधा में अपने शरीर का त्याग कर अपनी आत्म ऊर्जा से सारे नगर पर सुरक्षा चक्र निर्मित कर दिया, जिसमें वेदांत की आत्म ऊर्जा भी शामिल थी। उसके बाद क्या हुआ? उन भेड़ियों को खत्म कर दिया? जॉर्ज ने पूछा। पूर्णिमा की रात उन अस्त्रों शस्त्रों को लेकर रक्षकों ने जंगल के उस भाग में पहुंच गए। रक्षकों और भेड़ियों के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ गया, पर इस बार रक्षकों का पलड़ा भारी था। इस युद्ध में रंभक को छोड़कर वहां मौजूद सभी भेड़िए मारे गए। बुजुर्ग बाबा ने अपनी मंत्र शक्ति से रंभक को उसी दिव्य कुंड में कैद कर दिया। सभी को लगा कि नर भेड़ियों का आतंक खत्म हुआ। सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन क्या विक्रम? अभिमन्यु ने पूछा। ये खौफ की कहानी अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों के पश्चात रक्षकों को खबर मिली कि पूर्वोत्तर के राज्यों में नर भेड़ियों के आक्रमण की खबर मिली, विक्रम ने कहा। विक्रम की बात सुनकर सभी हैरान थे। ये कैसे हुआ? कहीं रंभक तो वो वापस तो नहीं आ गया? विक्रम ने उसकी तरफ देखते हुए गर्दन ना में हिला दी। तो फिर क्या? जॉर्ज ने पूछा। वो अकेले ही थोड़ी थे, उनके जैसे और भी थे, विक्रम ने कहा। मतलब ये है कि ना सिर्फ पीतमगढ़ बल्कि सारे संसार में कहीं ना कहीं जंगलों पहाड़ों में वह छिपकर अपना जीवन व्याप्त कर रहे थे। पर इस श्राप से सब बदल गया। इंसानों और नर भेड़ियों में हर जगह जंग शुरू हो गई, पर इतना रक्तपात होना रक्षकों को स्वीकार नहीं था। इसीलिए मंत्र द्वारा उन्हें एक सीमित क्षेत्र में बांध दिया और एक अनकहा करार तय हुआ, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करने का। पर इंसान अपने लालच में भेड़ियों से भी नीचे गिर गए। जंगलों को काटते हुए, निर्दोष जानवरों को मारते हुए उसने उन बंधनों का उल्लंघन भी कर दिया
जो इस विपदा को रोके हुए थे। असल में ये आदम भेड़िए तो बस एक बहाना ही है। प्रकृति इंसानों के जुल्म उसे वापस लौटा रही है, विक्रम ने सिर झुकाकर कहा। उसकी बात सुनकर सबने अपनी गर्दनें झुका लीं। विक्रम की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी और इसके जिम्मेदार वह सभी थे। सुबह हो चुकी थी। रात की बारिश के कारण आसमान साफ हो चुका था, पर ठंड बढ़ गई थी। सूरज की किरणें धरती पर पड़कर मोहक दृश्य उत्पन्न कर रही थीं। इसके कारण रात की भयावहता को कुछ देर के लिए भुला दिया। स्मिथ की हालत में कोई सुधार नहीं था। अभिमन्यु ने उसे शहर के हॉस्पिटल में भिजवा दिया। विक्रम फिर से चट्टान के ऊपर बैठकर पंख फैलाए मोरों को देख रहा था। पंछियों की मिलीजुली आवाजें उसकी पिछली यादों के तार को छेड़ रही थीं। जब वो मीरा के साथ महल की छत पर बैठकर मोरों के नृत्य को देखा करते थे, नन्ही चिड़ियाओं के साथ खेलते हुए घंटों साथ में वक्त बिताते। और एक दिन अचानक ना जाने क्यों विक्रम के बाबा ने उसे मीरा से मिलने से मना कर दिया। फिर बाबा का गुजरना और मीरा का जॉर्ज के साथ विवाह तय होने के बाद उसके रनौल में कुछ शेष नहीं रह गया था। इसीलिए वह सब कुछ छोड़कर चला गया। पर किस्मत ने दोबारा से उसे मीरा के सामने ला खड़ा किया था। मीरा को सोच रहा है, सोनम ने पास बैठते हुए कहा। उसे ऐसा अचानक देखकर विक्रम चौंक उठा। तुम यहाँ? तुम कब आई यहाँ? विक्रम ने पूछा। मैं तो कब से यहाँ आकर बैठी हूँ, तुम ही पता नहीं कहाँ खोए हुए हो, सोनम ने कहा। इन मोरों को देख रहा हूँ। मीरा को ये मोर बहुत पसंद थे। बचपन में हम बरसात का इंतजार करते थे और काफी देर तक महल के बुर्ज में बैठकर मोरों को देखा करते थे, विक्रम ने कहा। बीते वक्त में बस दर्द ही मिलेगा विक्रम। तब भूलकर ये सोचो कि उस दानव से कैसे निपटना है, सोनम ने कहा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। वो मैंने सोच लिया है। आज की रात उस नरभेड़िए की आखिरी रात होगी। कहते हुए विक्रम खड़ा हो गया और हाथ झाड़कर घर की तरफ चल दिया। सोनम भी खड़ी हुई और उसके पीछे चल दी। दोपहर का खाना खाकर सभी लेट गए। 2 रातों से जागते रहने के कारण उन्हें आराम की जरूरत थी। शाम को विक्रम और अभिमन्यु ने जॉर्ज से कहकर कुछ सिपाहियों को अपने साथ लिया और जंगल की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जॉर्ज बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था, इसीलिए वह चाहते हुए भी नहीं जा सकता था। अपना ध्यान रखना विक्रम, मीरा ने उससे कहा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। तुम भी अपना ध्यान रखना, सोनम ने अभिमन्यु से कहा। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गईं, तो उसने सर झुका लिया। फिर कहा, तुम्हारा जख्म अभी हरा है, इसलिए ध्यान रखना अपना, सोनम ने बात संभालते हुए कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बाहर की तरफ निकल गया। जंगल में पहुंचकर विक्रम तारों से बने जाल बिछाने शुरू कर दिए। उसे ऐसा करता देखकर अभिमन्यु ने उससे पूछा, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? उसकी तीव्र गति की वजह से सीधे सीधे उस पर निशाना साधना आसान नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि किसी भी तरह जाल में उलझकर उसकी गति का अवरोध करके उसे बाण का शिकार बनाना है, विक्रम ने जाल कसते हुए कहा। विक्रम, तुमसे एक बात पूछूं? अभिमन्यु ने कहा। विक्रम मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, हाँ पूछो। रंभक का क्या हुआ? वो अभी तक वहीं कैद है? अभिमन्यु ने पूछा। पता नहीं, क्योंकि उस जगह का किसी को पता ही नहीं है कि वह कहाँ कैद है, विक्रम ने जवाब दिया। और अगर वो कभी आजाद हो गया तो? अभिमन्यु ने पूछा। तो वो मेरे या किसी और रक्षक के हाथों मारा जाएगा, विक्रम ने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए कहा। सूरज पश्चिम की तरफ चल दिया। शाम का धुंधलका छाने लगा। विक्रम ने बाकी सभी को वापस भेज दिया। वो
और अभिमन्यु धनुष लेकर अलग अलग पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। उनके पास 4 ही चांदी के तीर थे, जिसमें से 2 विक्रम और 2 अभिमन्यु के पास थे। अभिमन्यु ने एक बंदूक भी अपने पास रखी हुई थी। रात के साथ ठंड भी बढ़ रही थी। काफी समय बीत गया, पर उस भेड़िए का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद विक्रम पेड़ से उतरकर नीचे आ गया। उसे नीचे उतरकर देख अभिमन्यु भी नीचे आ गया। क्या हुआ विक्रम? उसने पूछा। वो अब तक यहाँ नहीं आया, मतलब अब उसे ढूंढने के लिए हमें जंगल में और अंदर जाना पड़ेगा। विक्रम ने धनुष को कंधे पर टांग कर कहा। हमें? पर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? अभिमन्यु ने पूछा। और हमारे पास हथियारों की कमी भी है। हाँ, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर आज की रात बीत गई तो अगले 1 महीने तक हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। अभी वो घायल है तो उसे मारना आसान होगा, विक्रम ने कहा। तो हम 1 महीना इंतजार करेंगे, इतने में और हथियार भी बना लेंगे, अभिमन्यु ने कहा। नहीं, अगर हम 1 महीने तक रुक गए तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आगे जा रहा हूँ, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, विक्रम ने कहा और आगे बढ़ने लगा। अभिमन्यु ने आंखें बंद करके सर झटका और ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ, कहकर विक्रम के पीछे चलने लगा। अभिमन्यु ने धनुष कंधे पर टांग कर रिवॉल्वर हाथ में ले ली। उसकी दूसरे हाथ में मशाल थी। दोनों तेजी से मगर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तुम जानते हो ना, तुम्हारी ये बंदूक उस आदम भेड़िए के सामने किसी काम की नहीं है, विक्रम ने कहा। हाँ, पर जंगल में उस वेयरवुल्फ के अलावा दूसरे खतरनाक जानवर भी हैं और ये उन पर काम करती है, अभिमन्यु ने समझदारी से कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए एक नज़र उस पर डाली, फिर आगे बढ़ने लगा। एक बात पूछूं तुमसे, तुम हिंदुस्तानी होकर भी उन अंग्रेजों के लिए काम क्यों करते हो? विक्रम ने अभिमन्यु से पूछा। अभिमन्यु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं एक बात पूछूं, तुम क्रांतिकारी हो ना, फिर तुमने हम लोगों की जान क्यों बचाई? उसकी बात सुनकर विक्रम के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर देखा तो अभिमन्यु की रिवॉल्वर का मुंह उसकी तरफ था। उसने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर कहा, मैंने तुम्हारी जान इसीलिए बचाई थी क्योंकि रक्षक बनते समय मैंने हर निर्दोष की जान बचाने की सौगंध ली थी, और तुमने या जॉर्ज ने कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया, और वो तो अंग्रेज होते हुए भी हिंदुस्तानियों से स्नेह रखता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने रिवॉल्वर नीचे कर ली और आगे बढ़ने लगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्रांतिकारी हूं? विक्रम ने पूछा। वो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। अभिमन्यु कह ही रहा था कि विक्रम ने उसे इशारे से चुप करवा दिया। अभिमन्यु हैरानी से विक्रम की तरफ देखने लगा। उसके धनुष पर तीर चढ़ चुका था। जब तक अभिमन्यु कुछ समझ पाता, विक्रम ने तेजी से बाएं घूमते हुए डोर को कान तक खींचकर तीर छोड़ दिया। वो तीर वहां से उछलकर आते हुए वेयरवुल्फ की छाती पर जा धंसा और वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। इस अचानक हमले से अभिमन्यु एक बार तो घबरा गया। ये मर गया क्या? अभिमन्यु ने हाफते हुए पूछा। हाँ, पर ये वो नरभेड़िया नहीं है जिसे परसों मैंने घायल किया था। देखो, इसके हाथ पर कोई जख्म का निशान नहीं है, विक्रम ने आश्चर्य के साथ कहा। इसका मतलब यहाँ ऐसे और भी हैं? अभिमन्यु ने आशंकित स्वर में कहा। तभी चांद बादलों के बीच छिप गया। उस वेयरवुल्फ का शव एक लड़की के शरीर में बदल गया। उसे देखकर विक्रम ने अपना कम्बलनुमा कोट उतारा और उस लड़की के देह को ढक दिया। अपना धनुष उठाकर वह सावधानी से आगे की ओर बढ़ने लगे कि अंधेरे में कोई आकृति
चार पांवों पर दौड़ती तेजी से उनकी तरफ आने लगी। अभिमन्यु ने तीर को धनुष पर चढ़ाया और उसकी तरफ छोड़ दिया, पर वह दूसरी तरफ कूद गया और निशाना चूक गया। अभिमन्यु और विक्रम अपने अपने धनुष पर तीर चढ़ाने लगे। उनके पास शायद ये आखिरी मौका था, इसलिए वह सावधान थे। तभी चांद बादलों से बाहर आया और वह भेड़िया भयंकर आवाज करते हुए बेयरवुल्फ में बदल गया। दोनों ने अपने अपने तीरों को उस पर तान दिया। वो बेयरवुल्फ तेजी से विक्रम की तरफ दौड़ा। विक्रम ने निशाना साधकर तीर उस पर छोड़ दिया, पर बेयरवुल्फ इस बार सावधान था। वो तेजी से एक तरफ हटा और तीर पेड़ में जाकर धंस गया। बेयरवुल्फ ने बहुत फुर्ती से पंजे का विक्रम पर वार किया, जिससे विक्रम का बायां हाथ कटकर गिर गया। बेयरवुल्फ के दोबारा वार करने से पहले ही अभिमन्यु का तीर आकर उसकी पीठ पर धंस गया। उसकी वजह से वह दर्द से बिलबिला गया, पर तेजी से पलटकर अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगा। इतने में विक्रम ने अपनी कमर में बंधा हुआ चांदी का खंजर निकाला और सारी शक्ति लगाकर उछलकर बेयरवुल्फ की गर्दन पर वार कर दिया। उसकी दर्दनाक चीख से सारा जंगल गूंज उठा। उसने पलटकर अपने दांत विक्रम की गर्दन पर गड़ा दिए। इतनी देर में अभिमन्यु ने पेड़ से गड़ा हुआ तीर निकालकर बेयरवुल्फ की छाती पर मार दिया। विक्रम और वो भेड़िया दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। अभिमन्यु दौड़कर विक्रम के पास आया। विक्रम की सांसें भारी होने लगी थीं। विक्रम, आंखें बंद मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभिमन्यु ने उसे हिलाते हुए कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। सोनम का ध्यान रखना, इतना कहकर विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। विक्रम, विक्रम, नहीं, कहते हुए अभिमन्यु बिलख कर रो पड़ा। अगले दिन सबकी आंखों में नमी थी। भारी मन से सबने उसे विदा किया। तो अब तुम वापस चले जाओगे? सोनम ने गुमसुम खड़े अभिमन्यु से पूछा। विक्रम ने कहा था, इन जैसे और भी हैं, कुछ तो इनसे भी खतरनाक हैं, अभिमन्यु ने कहा। सोनम प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगी। मैं विक्रम की तरह एक रक्षक बनूंगा, तुम साथ दोगी मेरा उम्र भर, अभिमन्यु ने सोनम की आंखों में आंखें डालकर कहा। सोनम 2 पल को उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसने आगे बढ़कर अभिमन्यु को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ये ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई और कहानियों के साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले।